जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1 के कुछ अभ्यास हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के अभ्यास को हल करने के पहले हम इस एक प्रमेय को समझेंगे। क्या प्रमेय है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक बेटा। तो यहाँ पर करा मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यहाँ समझना हमको है P क्या है। P हमारा जो है अभाज्य संख्या, P अभाज्य संख्या। P क्या है? P है हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य। और अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2, 3, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11 इत्यादि। तो P हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। और A क्या है? A एक धनात्मक पूर्णांक है। A हमारा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक हमारा आप जानते हो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। ठीक बेटा। अब कह रहा है कि P अर्थात अभाज्य संख्या a स्क्वायर। तो a स्क्वायर जरा देखें a स्क्वायर क्या होगा जब a हमारा जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि है। तो a स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 16, 25, 36 इत्यादि प्राप्त होगा। बोलो भाई, a जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि है तो इसका जब वर्ग करेंगे a स्क्वायर जब आएगा तो हमारा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 इत्यादि हुआ। अब कह रहा P a स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इसको विभाजित करती हैं। जैसे देखें हम 2 को ले रहे हैं तो बताओ 2 1 को विभाजित नहीं कर रहा है। कह रहा यदि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, कोई जरूरी नहीं विभाजित करे, यदि करता है। जैसे 2 को देखें, 2 किसको विभाजित करता है? 2 4 को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? 4 को। बोलो भाई, 2 4 को यानी a स्क्वायर यानी 4 को विभाजित कर रहा है। तो 2 जब 4 को विभाजित करेगा तो 4 किससे प्राप्त हुआ है? 2 से, यानी जो 2 है 2 जो है 2 को भी विभाजित करेगा। ठीक। अब जैसे 16 को देखें तो 2 यदि हम P को 2 ले लें और a स्क्वायर को 16 ले लें तो P a स्क्वायर यानी 16 को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जो P है अर्थात 2 है, 16 किससे प्राप्त हुआ है? 4 से प्राप्त हुआ है। यानी P जो है यदि 16 को विभाजित कर रहा है तो P 4 को भी विभाजित करेगा। बोलो भाई, a स्क्वायर 16 है तो यहाँ पे a बराबर 4 रहा है तभी ना 16 आया है। a बराबर 4 तब ना a स्क्वायर बराबर 16 है। तो बताओ यदि P अर्थात 2 16 को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक बेटा। इसी तरह से हम दूसरा ले लें। यदि हम 3 को ले रहे हैं, 3 को देखें तो 3 यदि 9 को विभाजित करेगा, 3 यदि 9 को विभाजित करेगा तो बोलो 3 जब 9 को विभाजित करेगा और 9 किससे प्राप्त हुआ है? 3 से। तो 3 जो है 3 को भी विभाजित करेगा।
3 और 36 ले लें, p बराबर 3 ले लें और a स्क्वायर बराबर 36। तो p यदि 36 को विभाजित करेगा तो p यानी 3 जो है 36 किससे प्राप्त हुआ है, 6 से प्राप्त होगा। बोलो 6 का वर्ग करना 36 आएगा। तो यदि 3 36 को विभाजित करेगा तो 3 6 को भी विभाजित करेगा। कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा सा और सोचें। हमने मान लिया 5, p की जगह कितना मान लिया 5 और a स्क्वायर की जगह 25 मान लिया। तो देखिए यदि p यानी 5 25 को विभाजित करेगा तो p जो है यानी 5 जो है 5 को भी विभाजित करेगा। और देखें 49 ले लें, a स्क्वायर बराबर 49 और आपका p बराबर हमने 7 लिया। तो ये 7 जो 49 को विभाजित करेगा तो 7 जो है 49 के वर्गमूल यानी किसको 7 को विभाजित करेगा, क्योंकि ये a स्क्वायर 49 है तो a बराबर कितना रहा होगा 7। इसका मतलब हुआ कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक बेटा। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। देखें हमने माना a बराबर जो पूर्णांक है a धन पूर्णांक a है, a बराबर तो पूर्णांक हमारा जो है जो धन पूर्णांक है हमने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि होता है, वो भाज्य भी होगा और अभाज्य भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए यदि वो भाज्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं भाई। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो a बराबर हमने मान लिया कि a का जो अभाज्य गुणनखंड है p1 p2 p3 इत्यादि pn। तो जरा बताओ बेटा a स्क्वायर क्या होगा। तो a स्क्वायर होगा हमारा p1 p2 p3 pn, पुनः गुणा करेंगे p1 p2 p3 इस तरह से pn, मतलब a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा p1 दो बार आया, गुणा करेंगे तो क्या होगा p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर इस तरह से pn स्क्वायर। ठीक है। जरा a स्क्वायर के गुणनखंड को देखें तो यहाँ भी p1 p2 p3 pn ही आएगा और a भी p1 p2 p3 pn है। तो जरा देखो हमने कहा है यहाँ पर माना है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करे तो यदि p a स्क्वायर, p के बाद कामा थोड़ा रुकना चाहिए, कामा का मतलब थोड़ा रुकिए तब आपका सवाल क्लियर होगा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो बोलो बेटा जब p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, p जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा इसका मतलब हुआ कि p जो है a स्क्वायर का एक खंड होगा। p जो है a स्क्वायर का एक क्या होगा गुणन खंड होगा निश्चित रूप से। तो इसका मतलब कि p जो है इस p1 p2 p3 में से कोई एक होगा, इसलिए p कामा p1 p2 p3 pn में से कोई एक होगा। बोलो भाई p a स्क्वायर विभाजित करता है, इसका मतलब कि p जो है, या हम कैसे कर सकते हैं कि p का एक गुणन p जो है इसमें से जरूर न कोई होगा, यानी p p1 p2 p3
इत्यादि Pn में से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा। और P1 P2 P3 Pn है क्या? ये आपका A है, बोलो भाई। इसलिए भाई P जो है, जब A स्क्वायर P1 P2 P3 P1 में से कोई एक होगा, अर्थात P जो है इसमें से कोई होगा, A में से कोई एक होगा। इसलिए P हम कहेंगे P A को विभाजित करेगा। नहीं समझे? फिर समझे भाई। P जो है P1 P2 P3 Pn में से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि P A स्क्वायर को विभाजित करता है। तो A स्क्वायर को विभाजित करता है, A स्क्वायर हमारा यह है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि P1 P2 P3 Pn में से कोई एक होगा, इसलिए P A को विभाजित करेगा। ठीक बेटा। तो अब हम इस पर प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। 1.3 लगाने के पहले हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1, सिद्ध कीजिए कणड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि कणड़ी में दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, इसका सलूशन देखें। माना हमने मान लिया कणड़ी में दो अपरिमेय नहीं है, बल्कि क्या है? माना कणड़ी में दो परिमेय संख्या है। माना कणड़ी में दो परिमेय संख्या है। तो कणड़ी में दो जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख देते हैं? बताओ, P/Q के रूप में। इसलिए कणड़ी में दो बराबर P/Q, परिमेय संख्या के बारे में पहले बताया था हमने, जहां P और Q क्या है? दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहां P Q सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है शून्य पूर्णांक नहीं है। ठीक बेटा। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दिमाग में आपको ये लगता होगा भाई ये क्यों लिखा जाता है। यहाँ PQ सह अभाज्य पूर्णांक, जैसे मैं कहूँ कि 6 8, तो बताओ यह सहभाज्य है कि सहअभाज्य है? देखो इसमें भी 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, यानी ये सहभाज्य है। तो सहभाज्य, तो इसको हम काट करके 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी हम इस काट करके 6/8 को काट करके क्या लिख देंगे? 3/4 लिख देंगे। ठीक है। तो इसलिए ये 6/8 भाज्य था, ये अब क्या हो गया? अभाज्य। सहभाज्य होंगे तो उसको काट के हम सहअभाज्य बना देंगे, जहाँ PQ सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करें बेटा, तो कणड़ी में 2 का वर्ग करेंगे। कणड़ी का वर्ग करने से कणड़ी हट जाती है, या ऐसे लिख देंगे कणड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। कणड़ी में 2 का वर्ग क्या होगा? 2 बराबर P² स्क्वायर। अब 2 क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। 2 क्या मानेंगे? 1। फिर 1 गुणा करें P² का गुणा 1 में, तो P² बराबर 2Q स्क्वायर। यह समीकरण 1 हो गया। अब बताओ यहाँ P² बराबर 2Q स्क्वायर,
यहाँ पी स्क्वायर का गुणनखंड 2 है ना। पी स्क्वायर का गुणनखंड क्या आ रहा है? 2। पी स्क्वायर का गुणनखंड जब 2 है तो निश्चित रूप से पी स्क्वायर जो है 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इसलिए पी स्क्वायर कामा 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो इसका मतलब कि पी भी विभाज्य होगा। इसके पहले पर मैं बताया था। इसलिए पी भी क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। पी भी क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब कि पी का भी गुणनखंड 2 होगा। पी का भी क्या होगा? एक गुणनखंड हमारा 2 होगा। अब हम मान ले रहे हैं, माना ऊपर लिख रहे हैं, माना P बराबर, P का एक गुणनखंड 2 हो रहा है तो माना P बराबर 2। अब हम इसकी यहाँ पे कोई संख्या मान लें, चलो 2m मान लिया। P बराबर 2m, जहाँ m क्या है? कोई बोलो कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, अब यहाँ स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख दें। पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें बेटा। एक क्या था हमारा? एक था पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था, ये ना था। तो p की जगह हमें क्या लिखना है बोलो? यानी पी स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर। इसलिए 4m स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर बराबर बोलो 2q स्क्वायर। हम इसको 2q स्क्वायर इधर भी कर सकते हैं बाएं तरफ, तो 2q स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा 4m स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दें तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। बोलो कट जाएगा कि नहीं? 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या मिला कि q स्क्वायर का भी गुणनखंड 2 आया। बोलो q स्क्वायर बराबर 2 गुणे कुछ है, यानी q स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, यानी q स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। इसलिए q स्क्वायर कामा 2 से क्या है? विभाज्य है। q स्क्वायर 2 से क्या है? q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और जब किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक बेटा। अब देखो, हमने देखा कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब कि P और Q जो दोनों था, P भी 2 से विभाज्य हो गया और Q भी दोनों से विभाज्य हो गया। इसका मतलब यह सहअभाज्य नहीं है। और हमने माना क्या था? P Q क्या माना था? सहअभाज्य माना था। इस प्रकार पी क्यू दोनों क्या हैं? 2 से विभाज्य हैं। पी क्यू दोनों क्या हैं? 2 से विभाज्य हैं। इसका मतलब हुआ कि पी क्यू सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार P, Q सहअभाज्य पूर्णांक बोलो भाई नहीं है। P Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। हमने क्या माना था? हमने माना था P Q सहअभाज्य है
और क्या मिला, पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी। बोलो भाई, हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। इसलिए कहानी में दो, बताओ, हमने माना था क्या, परिमेय। अब परिमेय माने तो क्या आ गया भाई, परिमेय माने थे, कर्ण में दो को परिमेय माने थे और माने थे कि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन क्या है, परिमेय जब माने कर्ण में दो को तो यहाँ आ गया पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए कर्ण में दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कर्ण में दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, कर्ण में दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, समझ में आया। ठीक बेटा, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।